आज जो हम अभी टॉपिक ले रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, वो है रुचि या इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग है या नहीं है साइकोलॉजी में, वो आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक इंटरेस्ट शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है उसको समझते हैं, तो वही हम यहाँ भी करेंगे, इंटरेस्ट के साथ भी करेंगे। पहले कुछ जनरल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ या मैं आपसे जस्ट डिस्कस करना चाहूँ, तो बहुत कॉमनली आप बोलते हैं कई बार, नहीं नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे अरे मूवी देखने चल, आजकल तो नहीं कहेगा लॉकडाउन में अभी तो, लेकिन पहले आपसे कहता हो कोई कि चल ये वाली मूवी लगी है देख के आते हैं, और आपने कहा अरे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो मूवी देखने नहीं जाऊंगा। या हो सकता है कोई और ऑप्शन दे कि चलो ये घूमने चलते हैं, अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, तो आपने कहा नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई कहे नहीं चल मेरे साथ क्रिकेट खेल ले, तो किसी को बहुत इंटरेस्ट होगा, बोल सकता है कि हाँ हाँ चल खेलने चलते हैं। कि कोई दूसरा बंदा ऐसा हो सकता है जो बोले नहीं मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली जानते हैं कि हम सभी मनुष्य जो हैं उनका किसी चीज़ के प्रति अधिक लगाव होता है, और कुछ चीज़ों के प्रति ये लगाव बहुत ही कम होता है या खास आपको पसंद नहीं होती है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये इंटरेस्ट का या रुचि का कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है रुचि के मामले में, इंटरेस्ट के मामले में। तो शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन देखिए, रॉस का डेफिनेशन है। रॉस ने क्या कहा रुचि के मामले में, ये हमको देखना है। तो शुरू करते हैं हम। एक मिनट। यस, रॉस क्या कह रहे हैं रुचि के मामले में। तो रॉस का मत है कि यह महत्वपूर्ण होती है। रॉस क्या कह रहे हैं कि ये क्या होती है आपके लिए, महत्वपूर्ण होती है, इट मैटर्स। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि कोई ऐसी चीज़, अब चीज़ भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी रुचि नहीं है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अगर मनोविज्ञान में आपकी रुचि विकसित हो गई है या किसी की पहले से रुचि थी, तब तो वो बहुत ध्यान दे के पढ़ेगा, समझेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तो क्या है, थोड़ी सी समस्या ये है कि आपकी रुचि पहले नहीं भी थी तो भी आपको विकसित करनी पड़ेगी या आपकी स्वतः विकसित होगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पास करने में रुचि है तो मनोविज्ञान में रुचि विकसित करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, रॉस का सिंपल सा मानना है कि इट मैटर्स, यानी यह महत्वपूर्ण होती है, यहाँ इसमें लगाव होता है। जिस चीज़ में आपकी रुचि है उससे आपको लगाव है, उसकी तरफ आप खिंचते हैं, जबकि जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसमें आपका लगाव नहीं है, आप उससे दूर ही रहते हैं, उसकी तरफ आप खिंचते नहीं हैं। तो इट कंसर्न्स, आपका मैटर करती है वो चीज़ जिसमें आपकी रुचि है, और आपका कंसर्न होता है, आपका ध्यान खींचती है वो चीज़। ठीक है, दूसरी बात ड्रेवर ने कही है। देखिए ड्रेवर क्या कहते हैं रुचि के संबंध में। तो ड्राइवर कहते हैं रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। क्या है, किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, कि कोई ऐसी चीज जो आपकी प्रवृत्ति में है, यानी आपकी एक आंतरिक रूप से जो आपकी विशेषताएं हैं उनका हिस्सा है, और उसका क्रियात्मक रूप है। आपको अंदर ही अंदर कुछ मान लो खींचता है, तो आप उसको करना चाहते हैं या करने लगते हैं या उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो ये आपका क्या है, आपकी प्रवृत्तियों का क्रियात्मक रूप है, जैसा कि ड्रेवर कह रहे हैं। थर्ड डेफिनेशन आप देखिए, मैकडुगल का डेफिनेशन है, एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, कि रुचि किया हुआ ध्यान है। दैट इंटरेस्ट इज मैनिफेस्टेड अटेंशन, जिस चीज़ की ओर आपने ध्यान किया या वास्तव में ध्यान देना उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, तो वो आपकी रुचि के कारण है। आप ज़्यादा ध्यान उस पर देते हैं जिस पर की या जिसमें कि आपकी रुचि होती है। तो ये सिंपल सी बात
अब ये सिर्फ ध्यान रखना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे मनोविज्ञान के सारी चीज़ों को हमने देखा, बुद्धि को भी अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया। अधिगम पढ़ा तो वहाँ भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। वैसे ही यहाँ हम देख रहे हैं कि रुचि को भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। आगे देखिए, बिंघम। बिंघम क्या कहते हैं? तो बिंघम कहते हैं रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होना जारी रखते हैं। आप स्टिमुलेटेड रहते हैं, उद्दीप्त होना यानी उसके प्रति अनुक्रिया करते रहना। तो रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम यानी कोई भी व्यक्ति किसी अनुभव में उद्दीप्त होना जारी रखना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी की मुझसे मनोविज्ञान पढ़ने में रुचि है, ठीक है, कि हाँ मैडम जब मनोविज्ञान पढ़ाती है तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, अगर ऐसा है तो उस केस में वो क्या चाहेगा कि हाँ मैडम और पढ़ाओ, ठीक है ना। और ऐसा क्लास में होता भी है हमारे साथ कई बार कि कुछ बच्चे तो चाहते हैं, जैसे मान लो कभी कोचिंग में लंबा क्लास है 2-2.5 घंटे का, तो कुछ बच्चे कहेंगे मैडम और पढ़ाओ, थकते नहीं हैं बिल्कुल भी। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैडम बहुत हो गया आज के लिए, 2.5 घंटे क्लास हो गई, अब तो नहीं झेल सकते, साइकोलॉजी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती। तो डेफिनेटली जो ये कह रहे हैं कि नहीं और पढ़ाओ, यानी वो उस कार्य में उस अनुभव को प्राप्त करने को जारी रखना चाहते हैं या उस कार्य को करते रहना चाहते हैं, तो उनकी रुचि वहाँ अधिक है या रुचि जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आप देखिए, रॉस का डेफिनेशन है, ड्रेवर, मैकडुगल एंड बिंघम, और चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए डेफिनेशन है, वन लाइनर है, एक ही लाइन के हैं, तो आराम से पूरे डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम रुचियों के मापन की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है इन टॉपिक्स को, ये हो गया अभिरुचि अभिक्षमता, इनका आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। अलग से जितना डिटेल में हमने बुद्धि को पढ़ा या हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कैसे मापन किया जाएगा रुचियों का, ठीक है ना। आप साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जिस चीज़ को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जहाँ तक संभव हो सके उसका मापन करने का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ मापन के लिए क्या है, दो चीज़ें हैं, दो प्रकार से मापन किया जाता है। एक तो हम कहें कि सामान्य रूप से कैसे कि शिक्षक निर्मित प्रवृत्तियाँ हैं कुछ, खासकर बच्चों की रुचियों के मापन के संबंध में ये हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की अगर रुचियां आप सही प्रकार से पहचान पाते हैं तो उनको सही दिशा दिखाना आसान हो जाता है, उनको सही सपोर्ट देना, उनको सही गाइडेंस देना आसान हो जाता है। तो एक तो कुछ प्रवृत्तियां कैसी हैं, शिक्षक निर्मित है कि शिक्षक स्वयं निर्माण कर सकता है, कुछ ऐसे तरीके हैं और उन तरीकों से क्या हो सकता है, रुचि का मापन हो सकता है। नाउ सेकंड है मानक रुचि आविष्कारिकाएं। जैसे हमने बुद्धि में पढ़ा, बुद्धि में कुछ मानक बुद्धि के परीक्षण हैं, उन बुद्धि परीक्षणों के हमने प्रकार पढ़े, हमने नाम पढ़े बुद्धि के कई परीक्षणों के। ऐसे ही रुचि के भी कुछ स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इन्वेंटरीज बनाई गई हैं, कुछ मानक परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए ये मानकीकृत नहीं होते हैं, मानकीकरण नहीं होगा इनका, ठीक है। कलर मुझे चेंज कर लेना चाहिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए इनका मानकीकरण नहीं किया जाता, शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होंगे रुचि के, जबकि ये जो परीक्षण है इनमें तो नाम में ही आ रहा है मानक, ठीक है। तो इनका मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानकीकरण किया जाता है। अब मानकीकरण क्या है, समस्या यहाँ आती है। स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कुछ निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, कदम दर कदम एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा एक परीक्षण को गुजारा जाता है, जहां उसकी
विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये 3 तो मुख्य बिंदु है और कई छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये 3 नाम याद रखने हैं कि जब परीक्षण को मानकीकृत किया जाता है तो उसकी वैधता, विश्वसनीयता और मानकों को तैयार किया जाता है। और ये सारा काम सांख्यिकी की सहायता से किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग लिया जाता है। यहाँ ज़्यादा बात नहीं करनी है हमको, आपको 5th चैप्टर में मूल्यांकन में ये सब पढ़ना है। यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि शिक्षक जिन परीक्षणों को बनाएगा रुचि के मापन के लिए वो मानकीकृत नहीं होते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परीक्षण बनाए हैं उनका नाम ही क्या कहलाता है, मानक आविष्कारिकाएं या मानक रुचि के परीक्षण कहलाते हैं। तो देखते हैं कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। आगे चलते हैं तो पहले जो शिक्षक निर्मित प्रविधियां हैं उनकी हम बात करेंगे। तो 4 यहाँ पर नाम लिखे हैं, इन चारों को आपको अच्छे से समझना है। तो पहला है चिन्हांकन सूची या चेकलिस्ट। तो अब चिन्हांकन सूची या चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे अगर मैं एक टेस्ट बनाऊं आपके लिए, ठीक है, रुचि का परीक्षण करने के लिए, तो मैं उसमें अपना तरीका अपनाऊंगी। वो क्या है मेरा कि चलो मैं पहले तो चिन्हांकन सूची बना लेती हूँ, उससे पता चल जाएगा। जब मैं आपसे पूछूं कि मनोविज्ञान विषय के किस किस टॉपिक में आपको रुचि उत्पन्न हुई, अब मैंने ऐसे लिखा कि निम्नलिखित दिए गए टॉपिक्स में से उन टॉपिक्स के सामने आपको चिन्ह लगाना है जिनमें आपकी रुचि उत्पन्न हुई है या जो आपको रुचिपूर्ण लगते हैं। अब जैसे मैंने कुछ वहां पर लिख दिए, जैसे मैंने लिख दिया वहां पर फ्रायड का सिद्धांत, मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया प्याजे का सिद्धांत, फिर मैंने लिख दिया पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, फिर मैंने लिख दिया स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि मैंने कई सारे टॉपिक्स ऐसे लिख दिए। अब ये तो यहाँ मैंने 4 नाम लिखे, ऐसे मैंने कोई 30 टॉपिक लिख दिए, ठीक है ना, एक एक थ्योरी का नाम बना करके मैंने 30 टॉपिक्स लिख लिए। और ऊपर मैंने लिखा है कि इन सभी टॉपिक्स में से जिनमें आपकी रुचि है उन पर आपको क्या लगाना है, टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। अब एक बच्चे को मैं अगर ये करने को देती हूँ तो वो हो सकता है कि बोले हाँ ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसमें तो मेरी पूरी पूरी रुचि उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। पेवलोव का भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, प्याजे में उतनी मामला समझ में नहीं आया, उतने मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठा प्याजे में तो, ठीक है। लेकिन स्किनर के क्रिया प्रसूत में भी नहीं बैठा, लेकिन बेंडोरा का सामाजिक अधिगम जो था उसमें तो पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया, उसमें तो मेरी बहुत रुचि उत्पन्न हो गई। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आप समझिए कि जब चिन्हांकन सूची द्वारा रुचि का मापन किया जाता है, चेकलिस्ट द्वारा रुचि का मापन किया जाता है, तो जिससे संबंधित रुचि मापनी है उससे संबंधित कई सारे चीज़ों को एक लिस्ट बना दी जाती है, समझ रहे हो ना, लिस्ट बना दी और फिर चेकलिस्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं ना भाई चेकलिस्ट बना दो किसी भी चीज़ की, तो ऐसे चेकलिस्ट बनाई जाती है जिसमें से कि स्टूडेंट का, छात्र का जिसमें अधिक रुचि होता है उस पर उसे निशान लगाना होता है, बाकी पर वो निशान नहीं लगाएगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड है ये। नेक्स्ट है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण या रैंकिंग जो मेथड है उसमें क्या होता है, तो देखिए रैंकिंग अपने आप में नाम है रैंक देना। अब जैसे मैंने 4 टॉपिक यहाँ लिखे हुए थे, ठीक है, उन चारों में से मैं आपको बोल दूं कि इन चारों में से आपको जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि है उसको तो नंबर 1 देना है, उसके बाद जिसमें रुचि है उसमें नंबर 2 देना है, उसके बाद जिसमें रुचि है उसमें नंबर 3 देना है, उसके बाद जिसमें रुचि है उसमें नंबर 4 देना है। ऐसे अगर मैंने 30 आइटम्स लिखे हैं, 30 टॉपिक मैंने लिखे हैं, तो 30 के 30 का मैं क्या करा सकती हूँ, श्रेणीकरण करा सकती हूँ। जो नंबर 1 पर रखेगा बच्चा यानी उसकी रुचि उसमें सबसे ज़्यादा। अब जैसे सिंपल है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई एक तो आप हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत, जो भी आपने लिया है,
एक आपको अंग्रेजी पढ़नी है, एक आपको मनोविज्ञान पढ़ना है। सामाजिक वाले को और विज्ञान वाले को अलग अलग, विज्ञान गणित वालों को जो पढ़ना है उनको मान लो कि उनको बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। ये वाली लिस्ट तो मैं किसको दूंगी? साइंस मैथ्स वालों को दूंगी, ठीक है। और जो सोशल वाले उनको क्या लिस्ट दूंगी? ये तो कॉमन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन चारों की जगह मैं क्या लिख दूंगी कि आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सिविक्स या पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। मोटा मोटा तो यही पढ़ना है आप लोगों को भी, तो वो तीनों मैंने मेंशन कर दिया। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब मैंने साइंस मैथ्स वालों को बोला कि आपको 1 to 7 तक रैंकिंग देनी है, तो एक बच्चे ने रैंकिंग दी, मनोविज्ञान को 1 नंबर दे दिया, ठीक है। देंगे कम बच्चे, फिर भी मान लेते हैं कि एक बच्चे ने मनोविज्ञान को क्या दे दिया? 1 नंबर दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया? मान लो बायो को उसने 2 नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने? हिंदी संस्कृत को उसने 3 नंबर दे दिया। ये और मजा आता है मेरे को सबसे ज्यादा मनोविज्ञान पढ़ने में, फिर बायो पढ़ने में, फिर संस्कृत में। फिर मान लो उसने केमिस्ट्री को 4 नंबर दे दिया, फिर उसके बाद उसने अंग्रेजी को 5 दे दिया, फिजिक्स को 6 दे दिया और मैथ्स को 7 दे दिया। बायो वाला बच्चा था मान के चलो ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया उसने? अपनी रुचि के अनुसार श्रेणीकरण कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि हम श्रेणीकरण द्वारा भी किसी छात्र की या किसी भी व्यक्ति की रुचियों का पता कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। ऊपर वाले तो कॉमन आ जाएंगे, हिंदी संस्कृत है, अंग्रेजी है, मनोविज्ञान है, इतिहास आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स है या पॉलिटी है। तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं? आपकी रैंकिंग दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रुचि है किस विषय में कितनी है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले मेथड पर। हाँ, अगला जो मेथड है वो है रेटिंग मापनी। रेटिंग स्केल या रेटिंग मापनी क्या है? तो देखो, रेट करना होता है इतने से इतना, ठीक है। रेटिंग, रेटिंग देना किसी चीज को, ठीक है भाई। वो रेटिंग देखते हो ना आप, जैसे ऐप पर रेटिंग आती है 5 स्टार 4 स्टार, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट अमेजन पर शॉपिंग करते हो कोई चीज की, तो भी आप क्या देखते हो? रेटिंग देखते हो। और इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है? किताब भी खरीदोगे तो रेटिंग देखोगे, अरे इस किताब की रेटिंग कितनी है। कई बार हम पिक्चर देखने जाते थे जब, आजकल नहीं जाते, तो रेटिंग देखते थे भाई, रिव्यू कैसे आए हैं, रेटिंग कैसी दी है। ऐसे ही रेटिंग द्वारा भी किसी व्यक्ति की किसी निश्चित विषय में या वस्तु में रुचि का पता लगाया जा सकता है। आपको रेटिंग देने को दे दिया जाए कि भाई आपको 1 से 10 के बीच रेटिंग देनी है, ठीक है। ऐसे ही वापस जैसे सब्जेक्ट्स लिखे थे वैसे सब्जेक्ट्स लिख दिए। मनोविज्ञान को रेटिंग दो, हिंदी संस्कृत को रेटिंग दो, इंग्लिश को रेटिंग दो, और आपको एक एक को, आपको जो ज़्यादा पसंद है उसको आप उतनी ज़्यादा रेटिंग दे पाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि, ये जो मेथड है फ्री रिस्पॉन्स टेक्निक, इसमें सिंपली व्यक्ति को जब फ्री टाइम मिलता है तो उसको भाई तुमको क्या पसंद है उससे रिस्पॉन्स कर दी, पूछ लिया जाता है कि आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या करना पसंद है खाली समय में, आप किस में अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। इस प्रकार से ये तो सिंपल तरीका है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है कि आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं या आप खाली समय में किस चीज़ पर अपना ध्यान लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? शिक्षक निर्मित प्रविधियां हो गई। अब हमको किसकी बात करनी है? जो स्टैंडर्ड टेस्ट है या मानक रुचि आविष्कारिका हैं उनकी बात करनी है। यहाँ आपको सिर्फ नाम याद रखने, ज़्यादा कोई गहन अध्ययन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ गहन करना है वहाँ मैं गहन भी करा रही थी आपको। यहाँ आपको सिर्फ मोटा मोटा देखना है कि क्या क्या नाम है, किन किन नामों के परीक्षण बनाए गए हैं रुचि के मापन के लिए। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका या स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SII ये क्या है, या स्ट्रॉन्ग
आविष्कारिका, इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे वो, ठीक है, क्या लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग आविष्कारिका का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग आविष्कारिका का उपयोग रुचि के मापन के लिए किया जाता है। तो SII क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, या स्ट्रॉन्ग द्वारा बनाई गई रुचि को मापने की एक इन्वेंट्री या आविष्कारिका है, एक परीक्षण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इस आविष्कारिका के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म तो पुरुषों की रुचि के मापन के लिए उपयोग आता है, मेल्स के लिए अलग, और एक दूसरा फॉर्म जो है वो महिलाओं की रुचि के मापन के लिए उपयोग आता है। तो पुरुषों और महिलाओं की रुचि का अलग अलग मापन किया जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री द्वारा। तो हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि इसमें परीक्षण में, एक परीक्षण में कितने प्रश्न होते हैं रुचि के स्ट्रॉन्ग वाले परीक्षण में? 400। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कितने हैं? 400 प्रश्न है। ये ध्यान रखना है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग फॉर्म का यूज होता है, और दोनों फॉर्म में कितने परीक्षण होते हैं? 400 पुरुषों वाले में और 400 ही महिलाओं वालों में। नेक्स्ट है, इसके द्वारा व्यक्ति की रुचि विभिन्न विषयों, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रति, पेशों यानी ऑक्यूपेशंस के प्रति, ठीक है, कौन सा पेशा आपको कितना रुचिपूर्ण लगता है, और विभिन्न प्रकार के मनोविनोद आदि के प्रति मापे जाते हैं। किस प्रकार का मनोविनोद आपको अट्रैक्ट करता है? आपको घूमने जाना पसंद है, और घूमने भी जाना तो कहाँ घूमने जाना? प्राकृतिक जगहों पर जाना पसंद है, या किसी को हो सकता है कि नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा नेचुरल में तो मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल ऐसे होते ना कि 7D मूवी 9D मूवी देखना, या एक प्रकार से वो कहते हैं ना VR कहते हैं, ठीक है ना, जो वास्तविक नहीं है लेकिन वास्तविक जैसा लगता है, विजुअल रियलिटी होती है, वो देखना अच्छा लगता है। या मेरे को तो पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं वो घूमने अच्छे लगते हैं। किसी को कुछ और चीज़ नहीं, मुझे पहाड़ों में घूमना पसंद है, किसी को नहीं मेरे को समुद्र के किनारे घूमना पसंद है, कोई कह सकता है नहीं मुझे जंगलों में घूमना पसंद है, किसी को लगेगा नहीं मेरे को क्रिकेट खेलना में ज़्यादा मज़ा आता है अम्यूज़मेंट मनोविनोद के लिए, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो खो खो खेलने में मज़ा आता है, किसी को कबड्डी खेलने में मज़ा आता है, किसी को कुछ भी खेलने में मज़ा नहीं आता है। तो उसके लिए हो सकता है कि नहीं मेरे को तो अपने घर में आराम से बैठ के और बातें करने में मज़ा आता है, कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन लगाऊं और सबसे बातें करूं, बस इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी एक रुचि की आविष्कारिका है, एक परीक्षण है, जिसमें कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं। दोनों प्रकार के फॉर्म्स में 400 प्रश्न होते हैं, एक व्यक्ति पर एक ही फॉर्म लागू होगा, और इसमें अलग अलग विषयों के प्रति, अलग अलग ऑक्यूपेशन या जो पेशे होते हैं उनके प्रति, और मनोविनोद के अलग अलग जो प्रकार हैं उनके प्रति व्यक्ति की रुचि का मापन होता है। तो ये हमारे एक टेस्ट हुआ। अब अगले टेस्ट की बात करते हैं कि 1974 में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं कैंपबेल, क्या नाम है? कैंपबेल। तो कैंपबेल ने SII यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्या दिया? स्ट्रॉन्ग कैंपबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। अब ध्यान ये रखना है कि अगर SII की जगह क्या पूछ लिया जाए? SCII पूछ लिया जाए कि SCII किसके मापन के लिए उपयोग आता है, यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये है स्ट्रॉन्ग कैंपबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, और इसका उपयोग किसके लिए होता है? रुचि के मापन के लिए होता है। इसको किसने बनाया? तो जो स्ट्रॉन्ग का बनाया हुआ परीक्षण था उसमें कुछ संशोधन किया कैंपबेल ने, और फिर इसका नाम क्या दिया गया? स्ट्रॉन्ग कैंपबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। कुछ परीक्षण जो हैं इनके रुचि के वो बहुत प्रसिद्ध हैं, और उनका नाम है कुदर परीक्षण। ठीक है, कुदर नाम है एक्चुअली, ठीक है, कुदर या कुदर जो है नाम है, तो कुदर टेस्ट कहा जाता है। ये GF कुदर ने बनाए हैं। ये कुदर परीक्षण किसने बनाए हैं? GF कुदर ने बनाए हैं, और इनके नाम से ही ये प्रसिद्ध हुए, इनके नाम के कारण ही इनको कुदर परीक्षण
कहा गया। ठीक है, अब ये कुदर व्यक्तिगत अभिरुचि रिकॉर्ड एक प्रकार से है। कुदर पर्सनल प्रेफरेंस रिकॉर्ड, यानी अधिगम नहीं होगा यहाँ पर, अधिमान। हाँ, कुदर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड। ठीक है, कुदर पर्सनल प्रेफरेंस रिकॉर्ड। अधिमान या प्रेफरेंस का मतलब वो ये कि आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ अलग अलग टेस्ट हैं कुदर के बनाए हुए, तो उनमें से एक है कुदर पर्सनल प्रेफरेंस रिकॉर्ड या कुदर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड। तो अगर ये दे दिया जाए कि कुदर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है कि रुचि के मापन से संबंधित है। अगला टेस्ट है कुदर वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। दो फॉर्म में है, फॉर्म बी एंड फॉर्म सी। जस्ट नाम याद रखना है आपको कि कुदर का वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, वोकेशनल का मतलब वही है कि कौन से ऑक्यूपेशंस, कौन से पेशे किसी व्यक्ति को ज़्यादा पसंद है। पेशा यानी समझ रहे हैं ना आप, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, पेशा एक ही चीज़ है कि आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से करना चाहते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे, फॉर्म डी एंड फॉर्म डी डी। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ये भी किसने बनाया है, कुदर ने ही बनाया है। और नेक्स्ट है जनरल इंटरेस्ट सर्वे। जनरल इंटरेस्ट सर्वे भी किसने बनाया है, तो ध्यान रखना है कि ये भी जीएफ कुदर ने बनाया। यहाँ डिटेल्स में नहीं जाना है, नाम याद रखना अपने आप में काफ़ी है कि कुदर ने कई सारे परीक्षण बनाए रुचि के मापन के लिए, और उनमें से कुछ के नाम हमारे सामने हैं। इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपके सारे टेस्ट हो गए रुचि के। अब जो हमको नेक्स्ट बात करनी है, दो और टेस्ट है, उनके भी नाम देख लीजिए। माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पूछा जाए कि MVII क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये भी एक किसका परीक्षण है, रुचि का। और वोकेशनल शब्द आ रहा है, यानी किसका मापन करेगा, व्यक्ति का, जो उसके अलग अलग ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हो सकते हैं, उनमें से किसके प्रति उसकी रुचि है, इसका मापन ये टेस्ट करता है। फिर है जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, और इसकी फॉर्म क्या है, JVIS। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये नाम अगर आ जाए कि MVII क्या है, MVII से किसका मापन होता है, या JVIS क्या है, JVIS से किसका मापन होता है, ये दो ही तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, और ये फुल फॉर्म याद रखनी है। इसमें भी वोकेशनल आ रहा है, यानी कि ये भी किसके प्रति रुचि का मापन करेगा, वोकेशंस या प्रोफेशंस के प्रति। ठीक है, तो ये सारी हमारी बात हुई रुचि की। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे फेमस जो टेस्ट हैं वो कौन से हैं। सबसे फेमस टेस्ट हैं हमारे किस किस के, हमारे सबसे फेमस टेस्ट है जो हमने सबसे पहले पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग का जो परीक्षण है रुचि का, और कुदर के जो परीक्षण है रुचि के, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध परीक्षण है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस को टच करता है। नाम आपको बहुत ज़्यादा कहीं नहीं भी पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, सिर्फ बता देते रुचि यानी रुचि। ठीक है, लेकिन आपको इतना तो पढ़ना ही है जितना मैं बता रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना छूटे ना। लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक लिंक करता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, रुचि क्या होती है, कुछ परिभाषाएं हो गई रुचि की, और फिर रुचि का मापन के क्या क्या तरीके हैं। तो उसमें दो कैटेगरीज आ गई, दो प्रकार में हमने पढ़ लिया कि शिक्षक निर्मित प्रविधियां हैं और कुछ मानक परीक्षण हैं। उन मानक परीक्षणों के नाम आपको याद में रखने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अभिवृत्ति की और अभिक्षमता की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।